वो सब तेजी से भागते हुए गार के दहाने पर पहुंच गए और आसमान से गिरते रुई के गालों को खौफजदा नजरों से देखने लगे। आम हालात में अगर यही बर्फबारी वो मरी या गिलगित के इलाकों में देख रहे होते तो शायद वही बर्फ उठा कर एक दूसरे को मारने के साथ साथ चीखों पुकार भी मचा रहे होते, लेकिन यहाँ इन सब की हालत पतली होने लगी थी। कुछ देर तक वो वहीं रुके बाहर का नज़ारा देखते रहे। फिर बाबर ने इन्हें वापस गार के अंदर चले जाने का कहा और खुद भी चलता हुआ इनके दरमियान में पहुंचकर रुक गया। इसका दिमाग किसी पत्थर वाली चक्की के पार्ट की तरह तेज तेज घूम रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने साथ साथ इन लोगों को भी कैसे यहाँ से निकाल ले जाए। फिर एक ख्याल किसी बिजली के कूंदे की तरह इसके दिमाग में लपका। इसने सबको गार के अंदर कोई रास्ता तलाश करने का कहा और खुद भी जल्दी से एक जानिब बढ़ गया। इसका हुक्म सुनते ही सब इधर उधर फैल गए और गार के अंदर से बाहर की जानिब जाने वाला कोई रास्ता तलाश करने लगे। इन्हें ऐसे रास्ते की तलाश थी जो सामने वाले दहाने की तरह गार से इन्हें पीछे की जानिब ले जाए और वहाँ से अपने बचाव के लिए कोई इकदाम कर सके। सर ये देखें, इस तरफ एक तंग सा रास्ता है। एक खातून की तेज आवाज़ सुनाई दी। इस ग्रुप में खवातीन भी थीं और वो मर्दों के साथ साथ खुद भी खुफिया रास्ता तलाश करने में लगी हुई थी। इसकी आवाज़ सुनकर सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। आवाज़ काफ़ी फासले से सुनाई दी थी और इस तरफ हल्का हल्का अंधेरा भी फैला हुआ था। वो सब इसी जानिब लपके। इसके करीब जाकर देखा तो वाकई इनके सामने एक तंग सा रास्ता था, जैसे कोई सुरंग होती है। सर क्या ख्याल है, इसके अंदर जाकर देखा जाए, ये रास्ता ही है या कुछ और है? एक शख्स ने बाबर की तरफ देखते हुए पूछा। वैसे भी वो बाबर के नज़दीक ही खड़ा था। जाहिर है इसके अंदर तो जाना ही पड़ेगा, वरना तो यही गार हमारा मकबरा बन जाएगा। जिस अंदाज से बर्फबारी हो रही है, मुझे लगता है कि चंद ही घंटों में गार का दहाना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त को गनीमत जानते हुए यहाँ से फौरी निकलने का कोई बंदोबस्त करें। बाबर ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा। इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नुमायां हो गई थी। फिर इसके जवाब में दो नौजवान आगे बढ़े और अंदर जाने के लिए बाबर की तरफ देखने लगे, जैसे इजाज़त तलब कर रहे हों। ठीक है, आप में से एक अंदर जा सकता है। इसके अंदर जाकर हालात का जायजा ले और फिर हमें आगाह करें, बाबर ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। फिर एक नौजवान इस तंग सुराख में दाखिल होने के लिए ज़मीन पर लेट गया और सांप की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में इसका पूरा जिस्म इस तंग सुराख में गायब हो गया। वो इस सुरंग के दहाने के करीब खड़े कान लगाए अंदर से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए बेताब थे। फिर कुछ देर बाद इन्हें अंदर से इस नौजवान की आवाज़ सुनाई दी, जो इन्हें अंदर आने के लिए कह रहा था। इसकी आवाज़ सुनते ही बाबर ने सबसे पहले तमाम खवातीन को एक एक करके तंग रास्ते से अंदर भेजना शुरू किया। इसके बाद सब मर्दों को अंदर भेजकर अभी खुद भी इसके अंदर दाखिल होने ही लगा था कि अचानक गार के बाहर वाले दहाने से खौफनाक चिंगाड़ की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हा को यूं लगा जैसे दहाने के नज़दीक कोई देवधाड़ा हो और फिर उसे गार के दहाने पर एक बेनमानिस जिस्म दिखाई दिया। उफ खुदाया, कहीं ये यटी तो नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका में ऐसी यटी पाए जाने के मुतालिक बहुत से सियाहों ने अपने सफ़रनामों में जिक्र किया था, लेकिन मौजूदा वक्त के साथ साथ अब इनकी पैदाइश रुक चुकी थी और जो कोई भी मौजूद थे अब शायद मर खप चुके होंगे या कहीं और किसी इलाके में जा चुके होंगे, क्योंकि इन सफ़रनामों के बाद काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद भी किसी और ने इसकी यहाँ मौजूदगी का जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब वहाँ जो कुछ भी था वो इस वक्त इन सब के लिए लम्हा फिक्रिया ही था। इसलिए इससे पहले कि वो इफरियत इसकी तरफ बढ़ती, वो भी जल्दी से सुराख में दाखिल हो गया। अभी इसके पाँव बाहर की जाने भी थे कि अचानक से करीबी से दोबारा चिंगाड़ की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी दिल दहला देने वाली चिंगाड़ थी। उसे इतना करीब पाते ही इसने तेज़ी से अपने जिस्म को समेटकर आगे से रखना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो दूसरी जानिब निकलता, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ताकतवर हाथ ने इसके एक पाँव पकड़ लिया हो। ये महसूस करते ही इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने बड़ी ज़ोर से अपना पाँव छुड़ाने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हो गया। अपना पाँव आज़ाद होते ही जैसे इसकी जिस्म में बिजलियाँ सी भर गई हों। वो सांप की सी फुर्ती से लहराता हुआ दूसरी जानिब कूद चुका था। वोरवुल्फ किस्म का जानवर था, लेकिन इसका जिस्म तमाम सफ़ेद बालों से ढका हुआ था, लेकिन इसका जबड़ा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जिसमें से लंबे और नुकीले दांत नीचे की जानिब निकले हुए थे। इसके पंजे किसी खूनखार रीछ के पंजों की मानित ही नुकीले थे। पाँव में 6-6 उंगलियां नुमायां थीं। इसके सफ़ेद जिस्म पर इसके मुंह से टपकते हुए ताज़ा लहू के कतरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसने अभी अभी किसी जानदार को अपना निवाला बनाया था और अब शायद इसे इंसानों की बू इन तक ले आई थी। इस खौफनाक हुर्राहट को सुनते ही जैसे ही वो भागे तो दौड़ते हुए इनमें से शायद किसी का पाँव किसी ऐसे तख्ते पर पड़ गया जो किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर की जानिब खुलने की बजाय नीचे की जानिब खुल गया। वो सब इसमें गिरते चले गए।
और फिर एक धमाके से नीचे पड़े मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों के पिंजरों में जा पड़े और नीचे गिरते ही वहाँ फैले ताफुन ने उन्हें बेहोश करने में अहम किरदार अदा किया। और बेहोश होते वक्त शायद इन सब के जहनों में यही होगा कि इस खौफनाक और राहत वाली अफरियत का शिकार बन चुके हैं। काफी देर तक वहाँ पड़े रहने के बाद राहील ने झुरझुरी लेते हुए आंखें खोली तो कुछ देर तक उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर काफी देर बाद जब अंधेरे में उसकी आंखें देखने के काबिल हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो एक हड्डियों के ढेर पर मौजूद है। इसके तमाम साथी भी इधर उधर बोरियों की तरह बिखरे हुए थे। इसने जल्दी से उठकर बारी बारी सबको होश में लाने की कोशिश की। काफी देर के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। हड्डियों के काफी बड़े ढेर पर गिरने से इन्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी काफी हड्डियों के जिस्म से टकराने की वजह से कुछ अंदरूनी चोटें तकरीबन सबको महसूस हो रही थी। साथियों, लगता है हम कुएं से निकलकर खाई में आन गिरे हैं। इस अफरियत से बचाव के वक्त भागते हुए शायद इस खुफिया रास्ते पर पैर पड़ गया होगा, जिसके नतीजे में हम सब इस गहरे गड्ढे में आन गिरे हैं। इसलिए यहाँ मजीद लेटे रहने की बजाय अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई खुफिया रास्ता तो लाजमी होगा, राहील ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। फिर वो सब इधर उधर रास्ता तलाश करने लगे और राहील अपने हाथों से इस गड्ढे की दीवारों को थपथपाने लगा। फिर जैसे ही इसने एक जगह पर हाथ मारा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे दूसरी जानिब किसी और ने कुछ बोला हो। ये महसूस करते ही इसने जल्दी से दोबारा अपना हाथ इसी जगह पर जोर जोर से मारा। फिर उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार करीब से सुनाई दी। फिर इसके चेहरे पर जोश के आसार नुमायां होने लगे। कैप्टन बाबर की आवाज़ पहचान चुका था। ये महसूस करते ही इसने दोबारा दीवार थपथपाई और जोर से कैप्टन बाबर को पुकारा। इसकी आवाज़ किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि दूसरी जानिब भी दीवार को इसी तरह थपथपाया जा रहा था। फिर कैप्टन ने भी उसे नाम लेकर पुकारा। इसकी आवाज़ में जोश था और खुशी साफ झलक रही थी। और कैप्टन राहील को तो यूं लगा जैसे प्यासे को सहरा में कोई नखलिस्तान दिखाई दे जाए। नीचे गिरते वक्त बाबर को ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि दहाने से और जमीन का फासला तकरीबन 2.5 फुट का रहा होगा। दूसरी जानिब सब अफराद उठकर बैठ चुके थे और फिर बाबर ने जैसे ही उठना चाहा कि उसे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे दूर, बहुत दूर से कोई धप-धप की आवाज़ पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। उसे बड़ी हैरत हुई। इसने जल्दी से दूसरे अफराद की जानिब देखा, शायद इन्हें भी ऐसा ही लगा हो, लेकिन सब नॉर्मल बैठे वहाँ का जायजा लेने में मगन थे। शायद इसी वजह से उन्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। लेकिन चूंकि बाबर एक तैयारे का पायलट था, इसलिए इसकी सुनने की हिस्स इन सब से कहीं ज़्यादा थी। तैयारे की ट्रेनिंग में बेहतरीन हवा से खमसा रखने वाले अफराद ही को मुंतखब किया जाता है, इसलिए इसने दूसरों की निस्बत वो आवाज़ फ़ौरन महसूस कर ली थी। अब उसे हैरत हो रही थी कि आखिर इस सुनसान और सरतरीन इलाके में इस गार की दूसरी जानिब ऐसी आवाज़ें कौन पैदा कर रहा है। ये भी कहीं कोई अफरियत ही ना हो जो इस गार में आने के लिए पर तोल रही हो और शायद अपने पंजों या हाथों से इस गार की दीवार में कोई सुराख बनाने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जो कुछ भी था बहुत परेशान कुन था और इसके साथ साथ खौफजदा कर देने वाली हकीकत थी। अगर वाकई कोई अफरियत हुई तो फिर इसके आगे फुल स्टॉप था, क्योंकि इस गार में इन्हें मजीद कोई ऐसा रास्ता या सुराख दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें घुसकर वो अपनी जानें बचा सके। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.